उस लड़के का नाम जोचन था, एक ई रैंकर जो बिल्कुल गरीब था और कर्जे में डूबा हुआ था। उसने सोचा अपनी बेकार जिंदगी सुधारने का सिर्फ ये एक ही है आखिरी तरीका है, एक डीमन को बुलाना। उसका यकीन था कि अगर वो किसी शैतान को समन करेगा तो वो उसके साथ कोई डील करेगा जिसमें डीमन उसे ताकत और दौलत देगा और बदले में कुछ छोटी सी चीज मांग लेगा, जैसे उसकी एक दुआ या थोड़ा वक्त। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैतान के साथ डील कभी सीधी नहीं होती। जो लोग डीमन से मांगते हैं उन्हें हमेशा उसके बदले में कुछ न कुछ बुरा देना पड़ता है, कभी अपनी रूह, कभी अपनी आजादी और कभी अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन उसने यह बात तब समझी जब आसमान से बिजली गिर गई और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। कुछ पल बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया जहां उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने सोचा उसका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये क्या हो गया है उसके साथ। जब उसने शीशे में अपना फेस देखा तो वो होश में नहीं रहा। उसका फेस बिल्कुल बदल चुका था, जिसे देखकर वो पूरा शॉक में आ गया था। उसने आसमान में एक बड़ा सफेद पेड़ देखा और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब एक अजीब आत्मा ने उसको समन करने पर मुबारक दी और कहा कि वो उससे 3 विशेष मांग सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और समझ गया कि उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये सब कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा, हवा में तैरती हुई किताबें, उजाले से चमकती जमीन और आसमान में अजीब रंगों का नूर, तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। तब उसे 3 विशेष थोड़ी कम लगी, तो उसने अपनी पहली विश में ही 10 विशेष मांग ली। ये सुनकर वो डिमोनिक बुक अजीब सी मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि ये उसका असली बुलाने वाला नहीं है। फिर डीमन अपनी असली शक्ल में आ गया जब उसे पता चला कि जोचन के जिस्म में एक नई रूह आ गई है। अब जोचन दोनों तरफ से कंफ्यूज और डर के मारे पसीना पसीना हो गया जब उसने वो मॉन्स्टर देखा। मॉन्स्टर ने बताया कि उसने असली रूह को खा लिया था और अब उसके जिस्म को पूरी तरह अपना बनाना था। तब उस लड़के को समझ आया कि उसे गलत दुनिया में भेज दिया गया है। ये सुनते ही जोचन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की ताकि अपनी जान बचा सके। जैसे ही वो भागने लगता है, डीमन अपनी उंगलियां छुटकाता है और एकदम से उसके जिस्म को आग लगा देता है और उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ख्याल भी उसको नरक जैसी सजा देगा। उसकी चीखें सड़कों पे गूंजती हैं और डीमन सोचता है कि अब यह बकवास खत्म करने का वक्त है, क्योंकि यह लड़का सच में उतना ही बेचारा है जितना उसने सोचा था। तभी हमारा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड वाला हीरो एक आइडिया सोचता है। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं कहलाता, तुम्हारी दी हुई सजा ही मुझे अपना हिस्सा पूरा करने से रोक रही है। यानी अगर डीमन खुद अपनी सजा से मुझे रोक रहा है तो गलती मेरी नहीं उसकी है। एक इंसान को अपने साथ डील करते देख डीमन हैरान हो जाता है। फिर जोचन मुस्कुराता है, बोलता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो वो पहले ही उसके जिस्म पे कब्जा कर चुका होता। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये बस उसकी विल पावर का टेस्ट था और उसने खुद को काफी लायक साबित किया। उसकी ये बड़ी बड़ी बातें डीमन को हंसी छुड़ा देती हैं और वो कहता है कि ये पहला इंसान है जिसने शैतान के साथ डील करने का सोचा भी। तभी अचानक उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलता है और डीमन मान जाता है कि अगर वो एक भी विश पूरी कर ले तो उसको एक नई शुरुआत देगा। लेकिन ये बदमाश अपनी पहली विश में ही 1000 और विशेष मांग लेता है। अब डीमन हंसकर उसे बोलता है, वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो वैसे भी मरने वाला है। कोई रास्ता न देखते हुए वो मजबूरन अपने नए बॉस को बोलता है कि डील पक्की है। वो अपनी रूह को दांव पे लगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अगली सुबह वो आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वो सारी रात कुत्तों से लड़के आया हो। उसका नया बॉस डीमन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उसको छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि अब चुपचाप सह लेगा, क्योंकि अब तो वो वैसे भी गुलाम जैसा है। जब वो अपार्टमेंट में दाखिल होता है और देखता है कि पूरा घर टूटा फूटा है और घर खाली होता है, फिर अचानक उसको एक खून से लिखा हुआ कर्ज का नोट मिलता है और वो सोचता है कि उसके परिवार के साथ क्या बकवास चल रही है। तभी उसे पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई देती है और उसका सर एक मेटल बैट से ठोक दिया जाता है। जो आदमी अंदर आया था वो उस पे चिल्लाता है कि उसने उसके कॉल्स क्यों इग्नोर किए, लेकिन उस आदमी का साथी उसको कहता है कि लड़के को मारो मत। उसका दोस्त चेतावनी देता है कि यह लड़का खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक ऑरेकल यानी फ्यूचर का ज्ञान रखता है। कंफ्यूजन और गुस्से में जोचन उन आदमियों से पूछता है कि यह लोग हैं कौन। तभी एक गोल्डन हेयर्स वाला बांडा बड़े अदब से उसके सीने पे एक ब्रूटल किक मारता है और उससे पूछता है कि उसकी बेकार माँ कहाँ है। फिर वो उस पे भड़कता है कि उसकी बेवकूफ माँ अपने इस निकम्मे बेटे के कर्जे चुकाने के लिए खुद को जला रही है और वो उसको और उसकी माँ दोनों को कहता है कि तुम लोग सिर्फ ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही अचानक जो को अपने बचपन का वक्त याद आता है जब उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अब लूजर नहीं रहना चाहता। उसने एक बुरा सपना देखा था जहाँ उसकी माँ इतना काम करती थी कि थक के मर जाती है और वो दिल में डर रहा था कि शायद एक दिन ये सच न हो जाए। फिर उसने माँ से पूछा कि अगर वो ऑरेकल न बन सका तो क्या होगा। तभी उसकी माँ ने बस छोटे चैन को कहा कि चिंता बंद करो। उसके माँ ने कहा कि चाहे पूरी दुनिया डूब जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अब वापस प्रेजेंट में वो पूरा जोश में आ जाता है और एकदम बिजली की तेजी से गोल्डन हेयर्स वाले के मुंह पे पंच मार देता है। जो ने एक जबरदस्त किक मारा, हवा हिल गई जैसे कोई धमाका हुआ हो और बदमाश एकदम उड़कर दूर जा गिरा। उसका पार्टनर चीख कर बोला, अरे रुक जा, उसे मार मत डाल। लेकिन देर हो चुकी थी। धूल उड़ती है और सब लोग देखते हैं कि उसका जिस्म हवा में से सीधा जमीन पर जा पटका।
जब धूल छंटती है उसका चेहरा इतना बुरा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी उसे ठीक नहीं कर सकती। ये देखकर बाकी दो गूंस एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक ई रैंक लड़का इतना पावरफुल हो सकता है। उन्हें लगता है कि जो ने अभी के अभी कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है, जैसे उसकी शक्ति बढ़ गई हो। जो उन्हें अपनी ठंडी और तेज नजर से देखता है और कहता है, अपने गंदे मुंह बंद करो। गूंस डिसाइड करते हैं कि इस छोटे को सबक सिखाना जरूरी है। एक गून जॉन से कहता है, चलो इसके पैर तोड़ते हैं ताकि समझ आए बड़े लोगों से पंगा लेना क्या होता है। जो समझ जाता है कि वो लोग उसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं और उसे एहसास होता है कि वो इनसे लेवल में नीचे है। जून अपनी लोहे की पाइप उठाकर ऊपर से पूरी ताकत से स्विंग करता है। जो उसे स्लो मोशन में देख लेता है जैसे वक्त रुक गया हो। वो एक हल्की सी जंप से साइड हो जाता है और अटैक मिस हो जाता है। फिर एक सेकंड में जो उसके पीछे आ जाता है और अपनी नी से उसके चेहरे पर एक हल्का सा टच देता है। वो जेंटल किक इतनी पावरफुल होती है कि पूरा आदमी हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। उसका पार्टनर पीछे से हमला करता है। सोचता है कि एक ई रैंक लड़का इतना एजाइल कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि जो उसे देख नहीं सकता, इसलिए रिब्स तोड़ने का प्लान बनाता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके अपने रिब्स टूट जाते हैं। जो ने एक राउंड हाउस किक मारा होता है जिससे वो हवा में घूमकर क्रैश हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर सोचता है, ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ पैसे लेने आया था। वो डरे हुए टोन में कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ लिन्यू के कहने पर आया था। जो शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, अपने बॉस से कह देना कि उसका पैसा मिल जाएगा वक्त आने पर। अब मेरी जिंदगी से दूर रहना। वो दोनों गूंस उसके लफ्जों से कांपते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर जो धीरे से कहता है, बॉस तुम यहाँ हो क्या? गोल्ड फिंगर यानी डीमन हैरान होता है कि एक आम लड़का उसकी प्रेजेंस महसूस कर गया। जो खुश होकर कहता है, बॉस अगर मैं आपकी पावर यूज करूं तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। डीमन इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम जैसे इंसान को मेरी पावर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हें खत्म कर सकती है। जो हैरान होता है और पूछता है, फिर मैं अपनी विश कैसे पूरी करूंगा अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? गोल्डफिंगर कहता है, टेंशन मत लो, तुम रिवॉर्ड से स्ट्रांग बन जाओगे, पर अभी के लिए मेरी पावर भूल जाओ। जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है ये सुनकर। डीमन अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़का मेरी पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल कैसे कर रहा था? क्या ये मेरा पुराना साथी हो सकता है? जो फिर पूछता है, बॉस अब मुझे अपनी सेकंड विश के साथ क्या करना चाहिए? डीमन बस कहता है, अभी के लिए सब भूल जाओ, जो चाहो वो करो। जो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसे अब भी इस नए वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखना है और शायद ये नया बॉडी उतना यूजफुल नहीं जितना सोचा था। वो अपना फोन निकालता है ताकि देखे कि जो की लाइफ पहले कैसी थी। सबसे पहले उसे पता चलता है कि उसके फोन पर एक भी मैसेज या कॉल उसके फैमिली से नहीं आई थी। फिर अचानक से वो अपनी बहन का मैसेज देखता है और तुरंत ओपन करता है तो उसके हाथ थरथरा जाते हैं, क्योंकि जो लिखा होता है उसे देखकर वो बिल्कुल सांस लेना भूल जाता है। उसकी बहन ने लिखा होता है कि जल्दी आ जाओ भाई, माँ कोमा में चली गई है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो दिल में खौफ और बेचैनी लिए हॉस्पिटल के कमरे का डोर जोर से खोलता है। अंदर उसकी बहन चिंता में डूबी हुई कुर्सी पर झुकी होती है। उसे एक पल लगता है समझने में कि माहौल कितना अनकंफर्टेबल है और उसे समझ आता है कि यह सब उसके पहले के रूड बिहेवियर की वजह से है, जिसने अपनों को नेग्लेक्ट किया है। वो धीरे से चलकर माँ के बेड तक जाता है। वो औरत जो बेड पर पड़ी है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ है। उसकी हालत देखकर वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में माँ की एक बिल्कुल अलग तस्वीर होती है, एक जिंदा दिल और स्ट्रॉन्ग औरत। लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर और बेजान सी लग रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, क्या ये सब जो की वजह से हुआ? वो गिल्टी के साथ बहन से माफी मांगता है और पूछता है, माँ कैसी है? लेकिन बहन के फेस पर एक कड़वी मुस्कुराहट होती है। वो उसे गुस्से से बोलती है, अब कौन से लेम एक्सक्यूजेस दोगे? वो उसे उसके पुराने सब बहाने याद दिलाती है, ट्रेनिंग डीमंस और वो सब स्टूपिड वजह हैं। और अचानक बहन फट पड़ती है और चिल्लाती है कि तुम माँ से मिलने तक नहीं आए, और माँ जो तुम्हारे लोन्स चुकाने के चक्कर में अपनी जान तक दांव पे लगा चुकी है। वो चुप हो जाता है जब बहन बोलती है, माँ लगभग मर गई थी, क्योंकि तुम्हारे कर्जों के पैसे चुकाने के बाद उनके पास हॉस्पिटल का बिल देने के पैसे तक नहीं बचे थे। बहन सब गुस्सा निकालकर शांत होती है और फिर उसके हाथ में एक कार्ड देती है। कहती है, इसमें 6 महीने के तुम्हारे खर्चे हैं, अब माँ का ख्याल वो खुद रखेंगे। वो पसीने से भीग जाता है। वो समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है, और बहन उसे ठंडे लहजे में बोलती है, जाओ तुम मेरे लिए मर चुके हो। हॉस्पिटल से बाहर गोल्डफिंगर उसके इमोशंस फील करता है और उसे पूछता है कि एक इंसान के अल्फाज तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? डीमन उसे कहता है, ये सब तुम्हारी मिस्टेक नहीं, लेकिन उसे एक ऐसी लड़की या एक ऐसा लम्हा याद आता है जहां उसने भी वही गलती की थी, जैसे उसने किसी अपने को इग्नोर किया था, दुख दिया था या उनकी कदर नहीं की थी, बिल्कुल वैसे जैसे अब उसकी बहन उसे नाराज है। उसका बॉस हंस पड़ता है और कहता है, प्लान डिले मत करना। पर जो पूछता है, अगर मैं स्ट्रांग बन गया तो क्या ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी?
डीमन मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दम है। ये सुनकर जो के अंदर डिटर्मिनेशन भर जाता है, वो पूरी शिद्दत से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में कर्ज वसूल करने वाला बॉस अपनी सेक्रेटरी से कहता है, टीम को काम पर लगाओ, कस्टमर्स वेट नहीं करते। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है, सर एक स्टूडेंट ने उनके 3 आदमी पीट दिए थे। बॉस का चेहरा बदल जाता है। उसे याद आता है कि उसके आदमी ने पेमेंट लेने की कोशिश डेडलाइन से पहले की थी और उसकी रेपुटेशन खराब कर दी। सेक्रेटरी कहता है, मैं उनको पनिशमेंट दे दूंगा, लेकिन फिर बोलता है, प्रॉब्लम ये है सर कि उस स्टूडेंट ने उन लोगों को हराया जो उससे लेवल में काफी ऊपर थे। बॉस का पूरा ध्यान अब उस स्टूडेंट पे चला जाता है। वो तुरंत रिपोर्ट पकड़ लेता है जिसमें जो का प्रोफाइल होता है। वो सोचता है कि ये लड़का उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है, क्योंकि कोई स्किल भी लेवल 2 से लेवल 3 को हराने के लिए काफी नहीं होती। आखिर में वो अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि उस लड़के पर नजर रखो। अगली सुबह जो अब दर्द में डूबा नहीं होता, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के रास्ते पर निकल चुका है। सुबह की जॉगिंग असल में उसके नए इरादे और बदलने की निशानी है। हमारा हीरो सुबह जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंडली नेबर उसे सप्लीमेंट्स का एक अच्छा डील ऑफर करता है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है, मैं बाद में आऊंगा अंकल। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है, लगता है बेटा को गर्लफ्रेंड मिल गई है, तभी इतना एनर्जेटिक लग रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो ने पूरा टाइम अपने बॉडी को समझने और स्ट्रांग बनने में लगाया होता है। उसके साथ वो हर जगह से इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है। उसे मालूम पड़ता है कि जिन लोगों के पास पावर्स होती हैं उन्हें ऑरेकल्स कहा जाता है, और वो इसलिए कर्जे में डूब गया क्योंकि स्ट्रांग बनने के सप्लीमेंट्स कर्ज लेकर खरीदता है, जो इतने महंगे हैं जैसे किडनी बेचनी पड़ जाए। वो नहीं जानता कि इन सप्लीमेंट्स की लिमिट क्या है, लेकिन कुछ दिन की ट्रेनिंग और थोड़े ड्रग्स से ही उसका बॉडी काफी मस्कुलर लगने लगता है। जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से कोई चीख कर बोलता है कि वो टीचर के कहने के बावजूद स्कूल लौटकर क्यों नहीं आया। ये सुनते ही जो को याद आता है कि वो उन सबको पूरी तरह भूल गया था। अगले दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि यहाँ टोटल 6 रैंक्स होती हैं, ए से लेकर ई तक, और हर रैंक के टॉप लेवल तक पहुंचने के बाद ही अगले रैंक में जा सकते हैं, जो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इसी रीजन से दुनिया 5 लेयर्स में बनती है, जहाँ ई रैंक वाले और नॉर्मल लोग सबसे बाहर के लेयर में रहते हैं और डी रैंक वाले थोड़ा अंदर के जोन में। अपने आप को लोएस्ट टीयर समझकर जो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो मिडिल लेयर्स में पहुंच सके। तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पे जोर से मार देता है और उसके तरफ हंस कर देखता है। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि ये लड़का तो इतना वीक लग रहा है कि हम दोनों इसे आसानी से पीट सकते हैं। ये सुनकर जो के अंदर अजीब से फीलिंग आती है कि आज भी ऐसे बांडर टाइप लोग दुनिया में हैं। तभी टीचर क्लास में आता है और सब चुप हो जाते हैं। बाद में बाहर वो स्ट्रेचिंग करता है और सोचता है कि अभी तक उसकी स्कूल लाइफ काफी ठीक चल रही है। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। थोड़ी देर बाद बुगर गाय यानी क्लास का थोड़ा फनी सा लड़का ये देखकर शॉक में पड़ जाता है कि जो उनके क्लास के सबसे स्ट्रांग लड़के से लड़ रहा है। उसका दोस्त ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी जो को लड़ते देखता रहा है। बुली गुस्से में बोलता है कि जो ज्यादा अक्कड़ दिखाने लगा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिटन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। वो कहता है कि ऑरेकल की असली वैल्यू उसकी फिजिकल पावर से होती है और जो की लेवल 1 स्ट्रेंथ बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर जो का दोस्त बोलता है कि तू भी तो लेवल 1 का कचरा ही है। बुली गुस्से में आकर जोर से जो को पंच मार देता है। जो आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका रिस्ट घुमाकर पूछता है, क्या आप बोल चुके हो? बुली शॉक में पड़ जाता है कि ये लड़का उससे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया और सोचता है क्या जो पहले से लंबा भी हो गया है। फिर जो उसके अपने वर्ड्स उसे वापस देकर कहता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है और प्यार से पूछता है, क्या मैं तेरा फेस तोड़ दूं? वो लड़का डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। सोचता है कि अब तो मैं जरूर पिटने वाला हूँ। तभी कोच आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि जो ने वापस क्लास में प्रॉब्लम शुरू कर दी है। कोच इरिटेट होकर कहता है, क्या तुम झगड़ा करने वापस आए हो? जो इनोसेंट फेस बनाता है और कहता है कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। बुली अपना हाथ छुड़ाकर उसे कहता है कि मुझे छोड़ दे। जब सब शांत हो जाते हैं तो कोच एक लास्ट वार्निंग देता है और सबको लाइन में लगने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद सब स्टूडेंट्स पुलअप बार के पास जमा हो जाते हैं और कोच जीजिया उन्हें मोटिवेट करने लगता है कि अगर टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट्स आए तो स्कूल का नाम रोशन होगा और एलीट एकेडमीज के दरवाजे खुलेंगे। स्पीच के एंड में वो अपने मिरेकल सप्लीमेंट्स का प्रमोशन शुरू कर देता है, जैसे कोई छोटा मोटा स्कैम बेच रहा हो। चैलेंज स्टार्ट होता है और बुली एक ही ट्राई में 50 पुलअप्स मार देता है। अब चैलेंज ऑफिशियली शुरू होता है। ये देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चेहरे पर बिल्कुल भी इम्प्रेस होने जैसा एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में बोला, ये टेस्ट तो किसी टिकटॉक चैलेंज जैसा लग रहा है, सीरियस एग्जाम जैसा नहीं लग रहा। तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। किसी ने उससे पूछा कि आर यू ओके, और वो आवाज जो की होती है। ये सुनते ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने उसे बताया कि वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि जो ने कई दिन से उसके मैसेजेस इग्नोर किए थे। जो ने तुरंत मुस्कुराते हुए बात कवर करने की कोशिश की और बोला, नहीं वो बस थोड़ी क्यूरियस थी मेरे बारे में। लेकिन फिर उसने जेंटली उससे रीअश्योर किया कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ, मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
फिर टॉपिक बदलने के लिए उसने पूछा कि वो टीचर के सप्लीमेंट्स खरीदने से मना क्यों करता है, तो जो ने सीधा जवाब दिया क्योंकि मेन बिल्कुल ब्रोक हूँ, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। वो लड़की उससे वार्न करने लगी कि अगर उसने परचेस स्किप किया तो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो उससे वार्न कर ही रही होती है। इतने में उसका नाम अनाउंस हो जाता है और जाने से पहले जो उसे गुड लक विश करता है। वो पुलअप बार के पास जाती है और 25 पुलअप्स के बाद फेल हो जाती है। तभी कोच उसका नाम देखता है और उसे याद आता है कि उसने 2 बॉटल्स खरीदी थी। तभी वो उसका स्कोर मैजिक से 35 लिख देता है। तब जो के दिमाग में एक लाइट बल्ब जला। यही वजह थी कि सब स्टूडेंट्स ने वो ओवर प्राइस बॉटल ली थी, वरना उन्हें फेल या एक्सपेल कर दिया जाता। अब फाइनली जो की टर्न आई। कोच ने उस पर नजर टिकाई। उसे अच्छी तरह पता था कि जो ने एक भी बॉटल नहीं खरीदी। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आई। उसने सोचा आज इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। तभी जो ने बार और रिस्ट गार्ड्स को ध्यान से देखा। पहली नजर में उसे सब नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जरूर कोई ट्रिक छुपी गई है। जैसे ही उसने बार को पकड़ा, उसकी आंखें शॉक से खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी अचानक हैवी हो गई है। तब समझ गया कि गार्ड्स के अंदर वाले क्रिस्टल्स वेट बढ़ा रहे हैं। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने समझा कि उन क्रिस्टल्स की एक लिमिट होगी और वो लिमिट तोड़ते हुए पुशअप्स करते गया जैसे ये उसके लिए कुछ भी नहीं हो। बाकी स्टूडेंट्स उसकी तरफ हैरानी से देखे जा रहे थे कि जो लड़का सबसे वीक समझा जाता था वो उन सबसे आगे निकल गया। जब जो ने 100 रेप्स क्रॉस कर लिए, सब चिल्लाने लगे कि वो तो कम से कम सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा। जैसे ही जो ने बार छोड़ी, स्टूडेंट्स उसके आसपास भीड़ लगा के लगातार एक ही सवाल पूछने लगे, वो इतना कैसे कर पाया। कोच भी वहीं खड़ा रह गया, शॉक में जम गया। उसके दिमाग में ये डाउट घूम गया कि कहीं जो ने सीक्रेटली एनहांसर्स तो यूज नहीं किए। फिर उसके अंदर एक डर पैदा हुआ कि अगर स्टूडेंट्स को पता चल गया कि बिना उसके सप्लीमेंट्स के भी सक्सेस मिल सकती है तो उसका धंधा खत्म हो जाएगा। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो अपने दिमाग में जो के लिए एक गंदा प्लान सोच लेता है। फिर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में फोन पे गुस्से में बात कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि सेकंड ईयर इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। वो आर्ग्यू करता है कि स्कूल ऑलरेडी अंडर फंडेड है और मुश्किल से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स से चलता है। दूसरी तरफ से आदमी कहता है कि सिस्टम अब सिर्फ इलीट ऑरेकल्स पर इन्वेस्ट कर रहा है। प्रिंसिपल गुस्से में फोन बंद कर देता है और वो अपना हाथ माथे पर रख लेता है। सोचता है कि अगर फंड्स नहीं मिले तो स्कूल बंद हो जाएगा। उसकी नजर एक ग्लास केस में बंद ब्लैक क्रिस्टल पर पड़ती है और वो सोचने लगता है कि कैसे स्कूल को बचाया जा सकता है। उसके थॉट्स तब रुक जाते हैं जब बाहर से कोच जीजी की आवाज आती है। कोच अंदर आता है और एक पेपर डेस्क पर रख देता है, ये कहकर कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इलीट ऑरेकल्स बनेंगे। प्रिंसिपल पेपर देखता है और शॉक्ड होता है। सब स्टूडेंट्स हार्डली फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन कोच उन्हें बहुत टैलेंटेड कह रहा है। फिर कोच बोलता है कि एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो बिल्कुल अनफिट है ऑरेकल बनने के लिए। प्रिंसिपल तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और पूछता है कौन। दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और उसके साथ डीमन चल रहा होता है। तभी जादुई किताब उससे पूछती है कि उसने इस बार क्या छुपाया है, लेकिन जो चुप रहता है बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के देखते हुए। जो अब प्रिंसिपल ऑफिस के डोर के बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि हेडमास्टर कितना स्ट्रिक्ट है और उम्मीद करता है कि कुछ बुरा ना हो। जैसे ही वो डोर का हैंडल पकड़ता है तो अचानक उसके सामने आग के शोले फूट जाते हैं। डीमन अपनी ताकत दिखाता है और लड़का शॉक में रह जाता है और ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे ही शोले जो पर फूटते ही वो चिल्लाता है और उसकी बॉडी जल रही होती है। वो हेल्पलेस फील करता है। दर्द और फियर उसके हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। व्यूअर्स को भी ये मोमेंट काफी टेरिफाइंग लगता है। तभी उसे प्रिंसिपल बोलता है कि अब टाइम वेस्ट मत करो और सीधा अंदर आओ। जो अंदर जाता है और पोलाइटली पूछता है कि हेडमास्टर ने क्यों बुलाया है। प्रिंसिपल रिकॉर्ड देखता है और पूछता है स्टूडेंट क्या सोचते हैं ऑरेकल बनने के लिए क्या चाहिए है। ये सुनते ही जो ने वेट किए बिना तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसे सजेस्ट करता है कि ऑरेकल बनने के लिए सिर्फ टैलेंट या स्किल नहीं बल्कि रिसोर्सेज भी जरूरी हैं। मतलब अभी भी टाइम है कि वो अपने आप को बचाए, वरना फ्यूचर में ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। जो का चेहरा वाइट हो जाता है। प्रिंसिपल उसे समझाता है कि ऑरेकल डेवलप करना बहुत महंगा है और इंसिस्ट करता है कि जो एक गरीब लड़का है जो सरवाइव नहीं कर सकेगा। फिर प्रिंसिपल डिसाइड करता है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली या स्किल वाइज स्ट्रांग नहीं हैं उनको ऑरेकल प्रोग्राम से निकाल देना चाहिए ताकि रिसोर्सेज वेस्ट न हो। ये सुनकर जो को सिचुएशन समझने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ डीमन अपने थॉट्स और प्लान्स के बारे में सोच रहा होता है। जो को अब रियलाइज होता है कि क्रिस्टल ही वो ऑब्जेक्ट है जो शायद ऑरेकल बनने या किसी पावर को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। फिर साथ ही डीमन उसे कहता है क्रिस्टल को ग्रैब करो। जो फिर जादुई किताब से क्वाइटली कहता है वो खुद क्रिस्टल ले ले, लेकिन डीमन उसे रिमाइंड करवाता है कि सिस्टम या रूल्स के हिसाब से किसी और का एक्शन भी जरूरी है। जो रुकता है और सोचता है कि मिड सिटी जोन में एंटर करना जरूरी है क्योंकि वहाँ वो एक्सपेल नहीं हो सकेगा। तब उसे याद आता है कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट E2 लेवल से आगे नहीं गया। जो डीमन से पूछता है कि क्या वो रिवॉर्ड डिसाइड कर सकता है क्योंकि जो अपनी प्लानिंग और कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। तभी डीमन को समझ आ जाता है जो क्या प्लान कर रहा है। जो उसे डिक्लेयर करता है कि उसे बैरो पावर स्किल चाहिए, मतलब ये स्किल बहुत रेयर और पावरफुल होती है। तभी गोल्डफिंगर शाउट करता है कि उसकी ये चॉइस डेंजरस है, लेकिन जो स्टिल रिस्क लेने के लिए रेडी है ताकि वो एक्सपेल न हो जाए। अब
जो धीरे से लेकिन पूरी हिम्मत के साथ बोलता है कि अगर वो स्कूल से एक्सपेल हो गया तो डीमन की विश कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए वो डिमांड करता है कि कर्स्ड बुक उस पर भरोसा करे। डीमन थोड़ा घबरा जाता है, पर जो की आंखों में जो कॉन्फिडेंस है उससे लगता है कि वो मजाक नहीं कर रहा होता। गोल्डफिंगर बहुत मुश्किल से अग्री करता है और कहता है जो भी होगा अब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तभी अचानक ग्लोइंग पैनल जो से ये कंफर्म करती है कि क्या वो बोरो पावर स्किल लेना चाहता है। तब जो बिना हेजिटेशन के हाँ कर देता है, मतलब वो पूरी तरह रेडी होता है रिस्क लेने के लिए। जब जो अपनी नई पावर एक्सेप्ट करता है तभी प्रिंसिपल उसकी सोच तोड़ देता है। वो गुस्से में उससे पूछता है कि क्या उसने कोई फाइनल बात कहनी है। तब जो फर्मली कहता है प्रिंसिपल पहले लेवल चेक करे फिर डिसाइड करे। प्रिंसिपल थोड़ा थका हुआ सा हेड शेक करता है, जैसे कह रहा हो ये लड़का समझता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि जो का लेवल चेक कर सके। कॉन्टैक्ट पर प्रिंसिपल नोटिस करता है जो की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड से ज्यादा है, लेकिन स्कूल में स्टे करने के लिए इनफ नहीं है। जो आईज क्लोज करता है और रियलाइज करता है ये लास्ट चांस है और डेस्परेटली स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। उस मोमेंट जो अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके बॉडी से एक प्योर ऑरा निकलने लगता है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग लाइट या पावर वेव उसके अंदर से बाहर आ रही हो। उसका चेहरा सीरियस होता है और लगता है कि वो अपनी लिमिट तोड़ रहा है। प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। इवन डीमन भी सरप्राइज्ड होता है। वो सोचता है ये कैसे हो गया, उसकी पावर तो मेरी दी हुई एनर्जी से भी ज्यादा है। प्रिंसिपल एकदम पीछे हट जाता है शॉक में। उसके चेहरे पे कंफ्यूजन और डिसबिलीफ होता है। वो समझ नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ। जो की पावर देखकर उसका दिमाग हिल जाता है, जैसे उसने कुछ असंभव देख लिया हो। प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से क्लिक होता है और वो समझ जाता है कि जो ने अभी अभी ब्रेक थ्रू कर लिया है, मतलब उसने अपना लेवल तोड़कर 4th लेवल तक रीच कर लिया है, जो चीज उसके स्कूल में कभी किसी स्टूडेंट ने नहीं की थी। ये देखकर प्रिंसिपल थोड़ा पैनिक होता है, पर फिर खुद को संभालता है। फिर प्रिंसिपल अपनी सीरियस टोन बदल देता है और जो को बुलाता है कह उससे स्कूल के अपकमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर जो सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हेडमास्टर के टोन सडनली इतनी फ्रेंडली कैसे हो गए। जब सिचुएशन थोड़ी क्लियर होती है तो जो को समझ आता है कि प्रिंसिपल शायद उसे यूज करना चाहता है ताकि स्कूल का नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने अच्छा दिख सके। उसी लम्हे प्रिंसिपल खुद मान लेता है कि स्कूल के हालात खराब हैं और उसने यूजलेस स्टूडेंट्स को निकालने का प्लान बनाया था। फिर वो जो से माफी मांगता है कि उसने उसे भी उस मैस में फंसा दिया था। उसके बाद प्रिंसिपल उसे फुल स्कॉलरशिप देने का वादा करता है और हर वीक उसे 6 बॉटल सप्लीमेंट्स देने का भी कहता है। फिर प्रिंसिपल सबको क्लियर कह देता है कि अब जो को स्कूल को रिप्रेजेंट करना ही होगा, क्योंकि एकेडमी का फ्यूचर अब उस पर डिपेंड करता है। ये बात सुनकर जो को प्रिंसिपल की डेस्परेशन समझ आती है और वो अपना चांस लेते हुए पूछता है कि क्या वो शेल्फ पर रखा ब्लैक क्रिस्टल ले सकता है। प्रिंसिपल उसे एक्सप्लेन करता है कि वो ब्लैक स्टार क्रिस्टल से बना हुआ है, जो ओल्ड प्रिंसिपल लेकर आए थे, और ये स्कूल के फेथ और ऑनर का सिंबल है। फिर उसने थोड़ी देर सोचकर कहा कि अगर स्कूल ही बंद हो गया तो सिंबल का क्या फायदा, और क्रिस्टल देने के लिए मान गया। जो ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि वो पूरी जान लगा देगा और टूर्नामेंट जीतकर दिखाएगा। प्रिंसिपल ने तब टॉपिक बदलते हुए उससे पूछा कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है। जो ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बोला कि वो तो बस अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा था, मतलब अब तक उसने अपनी असली पावर दिखाई ही नहीं थी। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा शॉक हो जाता है, जैसे उसका गला रुक गया हो। वो सोचता है कि अपनी पावर लेवल छुपाना तो एक अल्टीमेट प्रो गेमर मूव है। फिर वो जल्दी से उससे वादा करता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा, ये बात दोनों के बीच एक सीक्रेट ही रहेगा। तभी एक फीमेल टीचर रूम में आती है और प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो जो को एलीट क्लास तक ले जाए। थोड़ी देर बाद वो टीचर बताने लगी कि पूरा 2nd फ्लोर सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स के लिए है। फिर उसने कैजुअली पूछा कि जो का प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है, पर जो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी कोच जीजी फुल स्पीड में आया और बोला कि उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी डिसीजन बदलने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता है प्रिंसिपल जो को निकाल चुका है और वो उसे बचाने आया है। फीमेल टीचर ने उसकी बात काट दी और कहा कि जो एक्सपेल नहीं हो रहा बल्कि एलीट क्लास में शिफ्ट हो रहा है। उसने ये भी बताया कि प्रिंसिपल अब उससे मिलना चाहता है, और ये सुनकर कोच का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। रात को जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आता है और बेड पर गिरते हुए बोलता है कि एक गरीब लड़का इतने कम टाइम में लेवल 4 कैसे रीच करे। डीमन ने उसे तुरंत याद दिलाया कि उसे अपना मिशन भूलना नहीं है। गोल्डफिंगर जो को वार्न करता है कि उसकी पावर हमेशा इंसानों को बेवकूफ नहीं बना सकती। जो ये बात समझ गया था, फिर भी वो सोचता है कि अब तो उसे फ्री सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं और एक्सपेल होने से भी बच गया है, तो जिंदगी अभी कुछ बुरी नहीं लग रही, मतलब अभी तक सब ठीक चल रहा है। जब उसने फोन देखा तो तब उसे समझ आई कि असली प्रॉब्लम तो अभी भी है, वो है कर्ज का पहाड़। उसने सोचा जल्दी से पैसा कमाने का प्लान बनाना होगा। अगले दिन स्कूल में जो पहले से ज्यादा उदास दिख रहा था। वो चारों तरफ देखता है तो जगह पुरानी और धूल से भरी हुई लगती है और कहता है ये कैसी खराब जगह है। फिर अचानक कोई उसका नाम लेता है। डोर से एक आदमी हाथ हिलाता हुआ उसे बुलाता है। वो आदमी उसे मुस्कुराते हुए कहता है इधर आओ। वहाँ दोनों के बीच बात शुरू होती है। वो आदमी जो से माफी मांगता है, बोलता है कि उसे पहले ही मिल लेना चाहिए था, पर वो हमेशा अपनी क्लास ड्यूटीज में इतना बिजी रहता है कि टाइम नहीं मिल पाया। मतलब वो जो से पहली बार मिलकर थोड़ा फ्रेंडली अंदाज में बात करता है। उसने अपना नाम टीचर जंग बताया और जो ने तुरंत उससे पूछा क्या सच में यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। जांग ने हल्का सा सर खुजाकर कहा कि स्कूल की हालत अच्छी नहीं चल रही और एडवांस्ड क्लास में सिर्फ वही टीचर असाइन है।
उसने कहा कि वो लोग अंदर के एरिया में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए बाहर के हॉल्स में धूल जम गई है। जब उन्होंने डोर खोला तब टीचर ने उसे कहा टेंशन मत लो, फैसिलिटीज अभी भी बेस्ट हैं, और उसे वादा किया कि वो उसे कभी बोर नहीं होने देगा। जो अंदर आते ही बस खामोशी से देखते रहता है, उसकी आंखों में हैरानी होती है। अंदर का सीन बाहर से बिल्कुल अलग लगता है, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास जिम का इंटीरियर हो। उसका टीचर जांग उससे समझाता है कि यहाँ सब स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो उन सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है। लेकिन जो को ऐसे लगता है जैसे वो किसी 5 स्टार फिटनेस क्लब में आ गया हो। यहाँ सब स्टूडेंट्स एनर्जी से भरे हुए होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ अजीब से नजर से देखते हैं, जैसे कुछ सोच रहे हों। टीचर सबको बुलाता है और कहता है कि नए स्टूडेंट से मिल लो। तब जो पोलाइटली सबको नमस्ते करता है और रिस्पेक्ट से उनसे पेश आता है ताकि उनपे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तभी पीछे से एक रेड हेयर वाला लड़का बदतमीजी करता है। वो अपने हाथ को फोल्ड करके मुस्कुराता है और जो का मजाक उड़ाकर कहता है कि एक्टिंग बंद करो और मान लो तुम यहाँ अपनी पावर से नहीं बल्कि किसी रेफरेंस से आए हो। ये सुनते ही टीचर तुरंत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को डांटता है। कहता है जो सिर्फ अपनी स्किल के दम पर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वो लड़का जिसका नेम विनहाओ है वो बात नहीं मानता और उसकी आंखें तेज हो जाती हैं, जैसे किसी शिकार को देख रहा हो, और वो जो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुन के बाकी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद कोई युद्ध होने वाला है और सब गॉसिप करने लगते हैं। एक ब्राउन हेयर वाला लड़का पीछे से पूछता है क्या हो रहा है, तो एक पिंक हेयर वाली लड़की बताती है कि फाइट होने वाली है। ये सुनकर लड़का और इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है ये नया ट्रांसफर होने वाला स्टूडेंट कौन है। टीचर जो को कहता है कि चैलेंज एक्सेप्ट मत कर ले, लेकिन जो बिना सोचे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जो बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है कि उसे फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक शर्त है, लीथल फोर्स मतलब मार देने वाली या जानलेवा पावर यूज नहीं होगी, यानी दोनों सिर्फ प्रैक्टिस फाइट करेंगे बिना किसी को सीरियस चोट पहुंचाए। उस वक्त स्कूल ऑफिस में प्रिंसिपल गुस्से से फट पड़ता है। वो चीख कर पूछता है क्या नया लड़का आते ही लड़ाई झगड़े शुरू कर गया है। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो ने सच में क्लास ज्वाइन करते ही फाइट एक्सेप्ट कर ली। टीचर प्रिंसिपल को फोन पे समझाता है कि जो ने विनहाउ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। फाइट के सीन में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों के बॉडीज से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रही है। प्रिंसिपल ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर फिर सोचता है शायद वो लड़का अपना लेवल चेक करना चाहता है, इसलिए वो उसे युद्ध की परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी साइड पर रेडी खड़े होते हैं। टीचर रूल्स समझाता है। पहला रूल, कोई आउटसाइड हेल्प नहीं करेगा और दोनों को सेम स्टार लेवल पर कम्पीट करना होगा। वेनहाउ को यकीन नहीं होता कि जो भी ई रैंक ऑरेकल है, मतलब उसके जैसा ही लेवल का स्टूडेंट है। टीचर दोनों को समझाता है और रूल्स बताता है कि फाइट के दौरान किसी भी वाइटल पॉइंट यानी बॉडी के नाजुक हिस्सों पर अटैक करना बिल्कुल मना है, मतलब फाइट फेयर और सेफ होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। टीचर याद दिलाता है कि लीथल फोर्स बिल्कुल अलाउड नहीं और जो हारेगा वो बदला नहीं ले सकता। एक क्लीन हिट या सरेंडर से मैच खत्म होगा। टीचर हाथ हिलाकर सिग्नल देता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। विनहाउ बिना टाइम वेस्ट किए अटैक के लिए चार्ज करता है और सीधा जो के गले पर निशाना बनाता है। जो बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कम्प्लीटली कंफ्यूज कर देता है। वो फिर से अटैक करता है और समझ जाता है कि ये लड़का सच में पावरफुल है। विनहाउ एक के बाद एक अटैक करता है, पर जो हर बार उसके वार से बच जाता है। विनहाउ गुस्सा हो जाता है और अचानक स्पीड बढ़ाकर किक मारने की कोशिश करता है। उसका पैर हवा में मुड़ता है और वो अपना स्पेशल अटैक जो सबसे पावरफुल होता है, जिसे विंड हुक किक कहते हैं, वो जो पर यूज करता है। जो तुरंत अपने हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसने वेनहाउ का किक रोक लिया। रेड हेयर लड़का यानी वेनहाउ मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब मैच खत्म हो गया है, मतलब वो समझता है कि अब जो हार चुका है और वो जीत गया है। लेकिन इसी पोजीशन में जो अचानक एक तेज किक उसके गले की तरफ मार देता है। वो लड़का तुरंत संभलने की कोशिश करता है और हैरान होकर सोचता है ये बंदा मार्शल आर्ट्स कैसे जानता है। गिरने से पहले वो अपने आप को संभालता है और सोचता है अब सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है अपना फेस बचाना। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, जो शांति से उसकी नाक पर बंद मुट्ठी से एक हल्का टैप करता है और हल्की सी मुस्कान के साथ जो पूछता है क्या इसका मतलब ये जीत गया। वेनहाउ वहीं हैरानी में जम जाता है। मैदान में खड़े सब लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं जब तक टीचर जोंग ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता कि विनर कौन है। वेनहाउ यकीन नहीं कर पाता कि वो वाकई हार गया है। सब लोग मैच के रिजल्ट से शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमारा लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं जो सोचता है मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ सीख लिया और फिर वेनहाउ से पूछता है उसे अब कोई कंप्लेन तो नहीं। मैच देखकर कोच को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वेनहाउ एक एलीट स्टूडेंट है जिसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है और फिर भी वो हार गया एक ऐसे लड़के से जो अभी एलीट क्लास में प्रमोट हुआ है। कोच सोचता है कि इस लड़के में कुछ खास हिडन टैलेंट है, इसी वजह से प्रिंसिपल ने कहा था उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दो। अचानक प्रिंसिपल खुद आता है और हमारे लड़के को मुबारकबाद देता है और कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पिंक बालों वाली लड़की ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और पीले बालों वाला लड़का कहता है हमें अपनी टीम में ऐसे बंदे की जरूरत है जैसे जो है। प्रिंसिपल उससे पूछता है क्या तुम्हें एलीट क्लास पसंद है, तो वो कहता है स्टूडेंट्स ज्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं। प्रिंसिपल कहता है तुम आदत डाल लोगे क्योंकि स्ट्रांग लोग हमेशा सबका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं।
फिर प्रिंसिपल उससे कहता है अपना ध्यान ट्रेनिंग पर रखो, स्कूल तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। ये सुनकर जो सोचता है प्रिंसिपल अब उस पर भरोसा करने लगा है। तब जो पूछता है क्या आप जानते हैं कोई ऐसा तरीका जिससे स्टूडेंट्स जल्दी पैसा कमा सकें। प्रिंसिपल कहता है अभी ट्रेनिंग पे फोकस रखो ताकि आगे चल के ज्यादा पैसा कमा सको, और अगर तुम्हारे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो स्कूल मदद करेगा। जो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और सोचता है अब उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले लम्हे जब वो जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है तो याद करता है कि स्कूल में स्टूडेंट लोन्स के खिलाफ सख्त रूल्स हैं, इसलिए उसे संभल कर चलना होगा। वो सोचता है पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा। तभी पीले बालों वाला लड़का सामने आता है और मैच के लिए उसकी तारीफ करता है। जो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो वो जो से पूछता है तुम कौन हो। तब लड़की कहती है शेन बदतमीजी मत करो फिर, और वो जो से माफी मांगती है कि कभी कभी वो थोड़ा इरिटेट करता है। फिर अपना नाम बताती है कि मैं सू हूँ और ये परेशानी वाला बंदा शेन है। वो कहती है हम दोनों तुम्हारे सीनियर हैं और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। शेन कहता है अब से हम एक टीम हैं और मैं टीम लीडर हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वो पूछता है कि तुमने वेनहाउ के अगेंस्ट जो कॉम्बैट टेक्निक यूज की वो क्या थी, लेकिन जो कहता है उसे ऐसे टेक्निक्स के बारे में कुछ पता नहीं। लीडर हैरान हो जाता है जब जो कहता है कि वो मूव सिर्फ रिफ्लेक्स था। वो कहता है वेनहाउ को जब ये पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगा, और सू कहती है मैं उसे समझा दूंगी। सू समझाती है कि कॉम्बैट टेक्निक्स स्पेशल सुपर मूव्स होती हैं जो स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन्स से सीखी जाती हैं, और जितना ज्यादा मास्टरी होती है उतनी ही स्ट्रांग बनती है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और स्ट्रांग फाइटर्स इन्हें मिलाकर अपना फाइटिंग स्टाइल बनाते हैं। शेन कहता है वेनहाउ ने मैच में डी रैंक कॉम्बैट टेक्निक यूज की थी जिसका नाम था हुक विंड किक। ये सुनकर जो सोचता है इसलिए वो उस किक को प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं कर पाया था, और अगर ऐसे टेक्निक्स उसके पास होती तो चांसेस और ज्यादा होते। वो पूछता है क्या ये रेयर होती है। लीडर समझाता है इनकी रेयरिटी रैंक पर डिपेंड करती है। स्कूल बेसिक टेक्निक्स सिखाता है लेकिन पावरफुल टेक्निक्स सिर्फ दो तरह से मिलती है, या तो कोई खरीदता है या कोई शेयर करता है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है। आज के टाइम में एक सिंपल डी रैंक टेक्निक भी 500,000 के आसपास होती है। फिर दोनों शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि उनके पास अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स हैं, अगर चाहें तो दिखाएंगे। जो सोचता है ये दोनों तो बहुत अमीर लगते हैं जिनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट कुछ भी नहीं। तब अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये दोनों से पूछा जाए कि क्विक पैसा कमाने के रास्ते क्या हैं। तो वो उनसे पूछता है क्या कोई फास्ट वे है पैसा कमाने का, लेकिन साथ ही वो कहता है वो कोई इलीगल काम नहीं करेगा जैसे कि बैंक लूटना। जो की बात सुन के शेन गंजो को एक मशवरा देता है। वो उसे कहता है अगर तुझे पैसा जल्दी चाहिए तो तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट। मतलब गन उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ लोग तेजी से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो जगह सेफ नहीं होती। वहाँ इलीगल काम, ब्लैक मार्केट डील्स और डेंजरस लोग रहते हैं। लेकिन सू तुरंत मना करती है और उसे कहती है ऐसी बकवास मत करो। गन कहता है उसने सुना है वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कूल ने स्टूडेंट्स को उस एरिया में जाने से मना किया हुआ है। उसके बाद लीडर पूछता है हमारे लड़के से कि उसे टेक्निक के लिए कितने पैसे चाहिए, तो वो कहता है लगभग 300,000। तब वो दोनों तुरंत अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल कंगाल हैं। इसी दौरान हमारा लड़का सोचता है कि चाहे जो हो जाए वो स्कूल के बाद ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट जाके देखेगा, क्योंकि उसे अभी पैसा जरूरत से ज्यादा चाहिए। फिर वो मैप्स का यूज करके उस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है और सोचता है कि ये तो उसके घर के काफी करीब है। अब उसके कपड़ों से कोई नहीं समझ सकता कि वो स्टूडेंट है, क्योंकि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती। वो एक बॉस टाइप आदमी से पूछता है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके हिसाब से आउटर जोन में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स नहीं होते और उसका पावर लेवल 4 ऑरेकल के बराबर है, इसलिए उसे लगता है कि वो यहाँ के लोगों को आसानी से हैंडल कर लेगा। वो सोचता है अगर सिचुएशन खराब हुई तो कम से कम वो सेफ भाग तो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे लगता है कि ये एरिया सच में छोड़ा हुआ है और सोचता है क्या यही मिरेकल जोन है। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ हल्के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो फुटप्रिंट्स उसे एक हिडन सीक्रेट पाथवे की तरफ ले जाते हैं। आखिर वो मिरेकल जोन F पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो उस पाथवे से गुजरता है।